तो मूवी की शुरुआत एक ऐसी पार्टी से होती है जहां पर बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स और स्पेस रिसर्चर्स आए हुए थे। इसी पार्टी में हम 5 एस्ट्रोनॉट्स से मिलते हैं जिनका नाम ल्यूक, जिम, फिल, वुडी और उसकी पत्नी टेरी है। वहीं पार्टी में हमें पता चलता है कि ल्यूक एक स्पेस मिशन के लिए मंगल ग्रह पर जाने वाला है, जबकि इस मिशन के दौरान ल्यूक के दोस्त जिम, फिल, वुडी और टेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ल्यूक के मिशन पर निगरानी रखेंगे। जब ये सब बात कर रहे होते हैं तब हमें पता चलता है कि पहले इस मिशन पर जिम और उसकी पत्नी मैगी जाने वाले थे, लेकिन अचानक मैगी की तबीयत खराब हो जाने की वजह से जिम ने इस मिशन पर जाने से मना कर दिया, क्योंकि वो मैगी के साथ रहकर उसका ध्यान रखना चाहता था। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इस बीमारी की वजह से जिम की पत्नी मैगी की डेथ हो जाती है, जिस वजह से जिम अंदर से टूट जाता है और इसी वजह से जिम की जगह पर ल्यूक को मंगल ग्रह पर जाना पड़ता है। अब हमें 13 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है और मंगल ग्रह पर हमें ल्यूक के साथ कई एस्ट्रोनॉट्स दिखाते हैं। इन सब ने मार्स पर पहुंचकर अपनी अपनी खोजबीन करनी शुरू कर दी थी। वहां पर खोज करते समय उन्हें अपने सामने बहुत बड़ा पहाड़ नजर आता है जिसपे कुछ सफेद पत्थर जैसी चीजें पड़ी हुई थी, जिसे देखकर पहले इन्हें लगता है कि ये बर्फ का बहुत बड़ा टुकड़ा है, लेकिन मार्स पर बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा मिलना लगभग मुश्किल सी बात थी। इसलिए उस सफेद पत्थर की जानकारी पहले स्पेस स्टेशन के पास भेजते हैं और साथ ही ल्यूक और उसके एस्ट्रोनॉट साथी वीडियो कॉल से जिम को जन्मदिन विश करते हैं, क्योंकि जिस दिन इनका मैसेज स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाला था उस दिन जिम का बर्थडे था। इसके बाद वो सभी उस सफेद पत्थर की जांच करने के लिए पत्थर के पास जाते हैं और वहां पहुंचकर उन्हें ये पता चलता है कि इस पत्थर में से हल्की हल्की सी आवाज आ रही है। इसलिए वो अपनी मशीनों से उस आवाज को रिकॉर्ड करके अपनी मशीन से कुछ सिग्नल उस पत्थर की तरफ भेजते हैं, लेकिन सिग्नल भेजते ही उनके सारे डिवाइस अचानक से काम करना बंद कर देते हैं और देखते ही देखते आसपास पड़े सभी पत्थर हवा में उड़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर तूफान सा उठने लगता है। वो एक बड़े से अजगर का आकार ले लेता है और वो तूफान इनकी तरफ बढ़ता है और चंद सेकंड में इनमें से 3 एस्ट्रोनॉट को मार देता है और इन 3 एस्ट्रोनॉट्स के मरते ही तूफान पूरी तरह से शांत हो जाता है और सभी पत्थरों के हटते ही हम उस बड़े सफेद पत्थर को देखते हैं जो कि दिखने में किसी इंसान का बड़ा सा चेहरा था। पर सोचने वाली बात यह थी कि यहाँ पर इंसान से दिखने वाला इतना बड़ा चेहरा कैसे बना। इसी बीच उधर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर ल्यूक और उसके साथियों के साथ हुआ क्या है, क्योंकि उस तूफान के बाद से ही उनका संपर्क टूट गया था। पर थोड़ी देर बाद ही वो सब स्क्रीन पर मार्स की पिक्चर को देखते हैं, जिसको देखकर उन्हें पता चल जाता है कि मार्स पर बहुत तेज तूफान आया था, जिसकी वजह से उनके सभी एस्ट्रोनॉट्स मारे गए हैं। ये बात सुनकर ल्यूक के चारों दोस्त बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। तभी स्पेस स्टेशन का दूसरी सैटेलाइट से संपर्क बन जाता है। तभी उन्हें ल्यूक का एक वीडियो मैसेज मिलता है। उस वीडियो में ल्यूक बताता है कि उस भयंकर तूफान में मेरी टीम के मेंबर मारे जा चुके हैं, लेकिन मैं किसी तरह से बच गया। और इससे पहले कि ल्यूक कुछ और बता पाता है, इनका संपर्क दोबारा से टूट जाता है। ये देखकर ल्यूक के चारों दोस्त ल्यूक को बचाने के लिए मार्स पर जाने का फैसला करते हैं, लेकिन इनका सीनियर रेव इनको मार्स पर जाने से रोकता है और उन सबको बताता है कि स्पेस स्टेशन से मार्स तक जाने में पूरे 6 महीने का टाइम लगता है और इतने समय तक ल्यूक का बच पाना मुश्किल है। साथ ही साथ रे को इस बात का भी डाउट था कि उन्हें ल्यूक का वीडियो मैसेज मिलने तक क्या पता ल्यूक जिंदा ही ना हो, पर वो चारों किसी तरह से रे को मना लेते हैं और रे उन्हें एक स्पेस शिप देकर मार्स पर जाने की परमिशन दे देता है। फिर सीन बदलता है और हमें कुछ दिनों के बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर फिल कुछ कैंडी से डीएनए का डिजाइन बना रहा होता है। जिम से कहता है कि ये डीएनए मेरी होने वाली पत्नी का होगा। जिम उन कैंडी में से कुछ कैंडी निकाल कर खा लेता है और फिर जिम अपनी पत्नी मैगी को याद करते हुए मैगी के पुराने वीडियो देखने लगता है। अब इसी तरह से सफर करते हुए मार्स में पहुंचने में एक ही दिन बचा होता है, तो फिल और टेरी मार्स पर जाने की कैलकुलेशन शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी शटल के आसपास घूम रहे मीटियोर के छोटे छोटे टुकड़े उनके शटल से टकराकर उसमें छोटे छोटे होल कर देते हैं। उन होल में से एक मीटियोर फिल के हाथ पर लग जाता है, जिसकी वजह से फिल के हाथ से खून निकलने लगता है। साथ में इन होल की वजह से स्पेस शटल में ऑक्सीजन कम होने लगती है, जबकि फिल के हाथ से निकला खून स्पेस शटल के उसी होल से बाहर निकलने लगता है। ये देखते ही वुडी उस होल को बंद कर देता है, पर अभी भी उनकी शटल से ऑक्सीजन कम हो रही थी, यानी कि अभी भी एक और होल खुला हुआ था।
और उस होल को ठीक करने के लिए वुडी को शटल के बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वुडी को दूसरा होल नहीं मिल रहा था। वहीं दूसरी तरफ टेरी एक ड्रिंक का पाउच लेकर उस ड्रिंक को बाहर निकाल देती है और ऐसा करते ही वो ड्रिंक शटल के दूसरे होल से बाहर निकलकर बर्फ की तरह जम जाता है, जिसे देखते ही वुडी उस दूसरे होल को भी बंद कर देता है, जिससे अंदर की ऑक्सीजन जो 10% पर पहुंच गई थी वो फिर से नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद वुडी वापस शटल के अंदर आ जाता है। तभी हम देख पाते हैं कि मेटियोर की वजह से शटल के फ्यूल पाइप में भी डैमेज हो गया है, पर उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं होता। इसलिए वो लोग मार्स पर उतरने के लिए शटल के इग्निशन को ऑन करते हैं, पर शटल का बहुत सारा फ्यूल पाइप में से निकलकर स्पेस में जाम हो जाता है और वो जमा हुआ फ्यूल इनके शटल के पीछे हवा में तैर रहा होता है। तभी जिम शटल को ऑन करता है, जिससे स्पेसशिप के पीछे आग चलने की वजह से जमे हुए फ्यूल में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है और शटल का इंजन टूटकर अलग हो जाता है। यानी कि अब सभी लोग बुरी तरह से फंस चुके थे। उसी समय उन्हें नासा के रीसप्लाई मॉड्यूल के बारे में याद आता है, जिसे कई साल पहले नासा ने मार्स के ऑर्बिट में भेजा था और यही एक आखिरी रास्ता था जिसकी मदद से ये सभी सही सलामत मार्स तक पहुंच सकते थे। यहाँ पर वुडी के कहने पर सभी शटल से बाहर आ जाते हैं, जहाँ थोड़ी दूर पर उन्हें रीसप्लाई मॉड्यूल दिख जाता है। इस पर वुडी एक तार को लेकर अपने आप को रीसप्लाई मॉड्यूल तक लॉन्च करने का फैसला करता है, ताकि वुडी तार के दूसरे सिरे को उस मॉड्यूल से जोड़ सके, जिसकी मदद से सभी मॉड्यूल तक पहुंच जाए। लेकिन वुडी की स्पीड ज्यादा होने के कारण वुडी उस मॉड्यूल से टकरा जाता है और खुद को संभाल नहीं पाता, जिसकी वजह से वुडी मॉड्यूल से काफी दूर निकल जाता है। लेकिन तब भी वुडी ने उस वायर को रीसप्लाई मॉड्यूल से अटैच कर दिया, जिसकी मदद से जिम, फिल और टेरी उस मॉड्यूल तक पहुंच जाते हैं। वुडी की जान को खतरे में देख टेरी वुडी की तरफ वायर गन से एक वायर लॉन्च करती है, लेकिन वो वायर वुडी तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाती है। इसलिए अब टेरी आगे की तरफ बढ़कर वुडी को बचाने चाहती है, पर वुडी उसको मना करते हुए कहता है कि तुम्हारे स्पेस सूट में इतना फ्यूल नहीं है कि तुम मुझ तक पहुंचकर वापस रीसप्लाई मॉड्यूल तक पहुंच सको। इसलिए वुडी टेरी को वापस जाने के लिए कहता है, पर टेरी अभी भी वुडी को बचाने के लिए जिद कर रही थी। इसी कारण वुडी अपने हेलमेट उतार देता है और ऐसा करते ही वुडी का चेहरा बर्फ की तरह जम जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर टेरी बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन जिम और फिल के समझाने से टेरी वापस आ जाती है। इसके बाद ये तीनों मार्स पर पहुंचकर वहां पर बने बेस कैंप में चले जाते हैं, जहां पर जिम को हरे भरे पेड़ पौधे और साथ ही साथ ऑक्सीजन लेवल भी पृथ्वी जैसा मिलता है। फिर यहाँ पर तीनों अपने हेलमेट उतार देते हैं, तभी पीछे से ल्यूक आकर इन पर हमला कर देता है। तीनों किसी तरह से ल्यूक को रोकते हैं और ल्यूक को समझाते हैं कि हम लोग तुम्हें बचाने आए हैं। इन तीनों से ल्यूक को वुडी की मौत के बारे में पता चलता है। ये बात सुनते ही ल्यूक काफी दुखी हो जाता है। उसके बाद ल्यूक तीनों को उस सफेद रंग के इंसानी चेहरे के बारे में बताता है, जिसमें से कुछ आवाजें आती रहती है, जिसे एक्स, वाई और जी एक्सिस पर रखने से मुझे इंसानी डीएनए जैसी बनावट मिली, लेकिन इस डीएनए बनावट में से क्रोमोसोम्स वाला आखिरी हिस्सा गायब है। इसको देखकर फिल कहता है कि इस डीएनए की पूरी संरचना तो इंसानों जैसी ही है, जिस पर टेरी बताती है कि चिंपैंजी और इंसानों के डीएनए में सिर्फ 3% का ही अंतर है। फिर भी हम इंसान उनसे कितने ज्यादा विकसित है। यहाँ तो पूरा क्रोमोसोम्स ही गायब है, तो हो सकता है कि ये डीएनए जिस प्रजाति का है ये इंसान तो नहीं हो सकता। इसका मतलब कि ये कोई एलियन प्रजाति है। इधर ल्यूक कैंडी को देखते हुए फिल वाला किस्सा याद आता है कि किस तरह से फिल ने कैंडी से एक डीएनए स्ट्रक्चर तैयार किया था। इस सब से जिम को ये समझ आता है कि ये डीएनए जानबूझकर अधूरा छोड़ा हुआ है, ताकि हम इस डीएनए को पूरा करके सही सिग्नल उस विशाल चेहरे की तरफ वापस भेजे। जिम कहता है कि ल्यूक की टीम ने इस चेहरे की तरफ जो सिग्नल भेजे थे, उन सिग्नल से उस एलियन प्रजाति ने अपना जवाब मान लिया था, पर हमारा जवाब उनके डीएनए के क्रोमोसोम्स को पूरा नहीं कर रहा था। इसलिए उस चीज ने ल्यूक और उसकी टीम को अनजान समझकर उन पर हमला कर दिया, जिसमें किस्मत से ल्यूक की जान बच गई। यानी कि हमें अब इस सिग्नल से गायब क्रोमोसोम्स को सिग्नल में कन्वर्ट करना होगा और फिर उस सिग्नल को वापस उस विशाल चेहरे की तरफ फिर से भेजना होगा। इसके बाद सभी गायब क्रोमोसोम्स का पता लगाकर उसे जल्दी से सिग्नल में कन्वर्ट करके एक रोवर मशीन के जरिए उस विशाल चेहरे की तरफ भेज देते हैं, जिसके बाद सिग्नल वहां पहुंचते ही उस चेहरे में बहुत तेज रोशनी चमकती है और इसी रोशनी के साथ वहां पर एक दरवाजा खुल जाता है। यह दरवाजा खुलते ही ल्यूक, जिम और टेरी उस दरवाजे
दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते समय ये तीनों फिल को निर्देश देते हैं कि एक निश्चित समय से पहले हम तीनों बाहर नहीं आए तो तुम बिना सोचे ल्यूक की स्पेसशिप से वापस पृथ्वी की तरफ लौट जाना, ताकि मार्स की इस अजीब सी चीज के बारे में वहाँ के लोगों को भी पता चल सके। उधर इन तीनों के अंदर पहुंचते ही दरवाजा बंद हो जाता है। वहाँ पर जिम देखता है कि उसके डिवाइस में पृथ्वी जैसा बदलाव दिखने लगा था, यानी कि इस जगह पर पृथ्वी जैसा वातावरण है। इसलिए तीनों अपना हेलमेट उतार देते हैं। थोड़ी आगे चलने के बाद उन्हें करोड़ों साल पहले का सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल नजर आता है, जिसमें पृथ्वी के साथ साथ पृथ्वी के जैसा ही एक और ग्रह नजर आ रहा था, जो कि कोई और ग्रह नहीं बल्कि मंगल ग्रह ही था। इसका मतलब ये है कि करोड़ों साल पहले मार्स भी पृथ्वी जैसा ही था। तभी उनके सामने एक एलियन आता है, जिसके चेहरे की बनावट काफी हद तक इंसानों जैसी ही थी। वो एलियन इन तीनों को दिखाता है कि एक दिन अचानक से एक विशाल उल्कापिंड मार्स से टकरा गया, जिसकी वजह से मार्स पर जीवन खत्म होने लग गया और फिर मार्स ऐसा ही दिखने लगा जैसा कि वो अब दिखता है। मार्स से उल्कापिंड टकराने की वजह से वहां रहने वाले एलियंस, जिन्हें मार्सवासी कहते हैं, वो अपने स्पेसशिप लेकर इस गैलेक्सी से बाहर दूसरे ग्रह पर जाने लगे, जबकि उनमें से एक स्पेसशिप ने पृथ्वी पर जाकर अपना डीएनए पृथ्वी पर छोड़ दिया, जिससे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होने लगी और धीरे धीरे करके बाकी प्रजातियों के साथ इंसान भी विकसित हुए। और क्योंकि पृथ्वी का वातावरण मार्स से अलग था, इसलिए इंसान इन एलियन से काफी अलग तरह से विकसित हुए। अब इसका मतलब ये है कि ये मार्सवासी असलियत में इंसानों के पूर्वज है। उस एलियन को देखकर हम ये समझ पाते हैं कि ये वही एलियन है जिसने करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की और बहुत ही उन्नत प्रजाति होने के कारण वो इतने सालों तक जिंदा रह पाया। दरअसल वो एलियन इसी इंतजार में था कि कभी न कभी कोई बुद्धिमान जीव मार्स पर आकर उसके डीएनए वाली पहेली को सुलझाकर अपने पूर्वजों के बारे में जान पाएगा। और आज वो दिन आ ही गया जब ल्यूक, जिम और टेरी अपने पूर्वज से मिल रहे थे। इसके बाद वो एलियन इन सभी से कहता है कि तुम चाहो तो हमारे साथ एक दूसरी गैलेक्सी के ग्रह पर साथ में रह सकते हो, जहाँ पर बाकी एलियंस रह रहे हैं। जिस पर जिम एलियन को यह ऑफर स्वीकार कर लेता है, लेकिन बाकी सभी को वापस पृथ्वी पर जाना था क्योंकि उनकी वहाँ पर एक फैमिली थी और जिम ने पृथ्वी पर अपनी पत्नी को खो दिया था। इसलिए जिम को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे जहाँ भी रहे। जिम उस एलियन के कहने पर एक सफेद सी दिखने वाली एक चीज पर जैसे ही पैर रखता है तो वो एक तरह के कैप्सूल में बदल जाती है, जिसमें कुछ ही देर में पानी भरना शुरू हो जाता है। पर फिर भी जिम उस पानी में आराम से सांस ले रहा होता है। फिर ल्यूक और टेरी जिम को अलविदा कहकर फिल के पास आ जाते हैं। लास्ट सीन में हम उस विशाल चेहरे को टूटते हुए देखते हैं, जिसमें से एक एलियन स्पेसशिप निकलकर अंतरिक्ष की कक्षा में चला जाता है और वहीं ल्यूक, फिल और टेरी भी वापस पृथ्वी की ओर निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, आपको दिल से शुक्रिया हमारे मूवीज मैक्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को